बड़ी खबर लखनऊ से हमारे पास है। लखनऊ बहराइच हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। रोडवेज और प्राइवेट बस की जबरदस्त टक्कर हुई है, भिड़ंत हुई है। ये बड़ी खबर, हादसे में मौके पर ही 2 ड्राइवर्स की मौत हो गई है। करीब 12 लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है और बताया जा रहा है कि जरबल रोड थाना इलाके की एक घटना है। हादसे में मौके पर दोनों ड्राइवर की मौत हो गई है। ये जबरदस्त टक्कर, आमने सामने की ये जबरदस्त भिड़ंत, करीब 12 लोग जख्मी है, ऐसी खबर भी है। जरबल रोड थाना इलाके की घटना है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और जिनकी मौत हुई है दोनों ड्राइवर बताया जा रहा है। ये रोडवेज और प्राइवेट बस की टक्कर और प्रथम दृष्टया तेज रफ्तार हादसे का कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा जांच होगी कि और हादसे का कारण क्या क्या रहा। हादसे पर ड्राइवर्स की मौत हो गई है। और अब बात मथुरा की, जहां से सामने आई है दिल को थाम देने वाली तस्वीरें। यहां पर एक बच्चा मथुरा जंक्शन पर पानी लेने के लिए ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरा, लेकिन तभी ट्रेन चल पड़ी। हड़बड़ी में बच्चा भागा, लेकिन तब तक ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी और उस 10 साल के बच्चे ने चढ़ने के लिए रेल के दरवाजे के हैंडल को पकड़ लिया, लेकिन वो चढ़ने के बजाय प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच लटक गया और इसका सीसीटीवी अब सामने आया है। देखिए, बेहद खौफनाक तस्वीरें हैं ये। हालांकि वहां पर मौजूद रेलवे के अधिकारियों ने बच्चे को बचा लिया, लेकिन इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद हमारा ये है कि आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि किस्मत हमेशा साथ नहीं देती है और ऐसे मामले जब भी आए हैं अधिकतर लोगों की मौत हो गई है। बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी थी, लोगों ने बचा लिया। एक बड़ा हादसा होते होते यहाँ पर रह गया। तो आप देखिए, ये जो हड़बड़ी और ये भगदड़ है, ये जानलेवा साबित हो सकती है। रेलवे अधिकारियों ने बचा लिया, तो जो वो जाबाज लोग हैं उनको भी आप देख लीजिए। तो पहली तस्वीर सीसीटीवी की और दूसरी उन लोगों की जिन्होंने इस बच्चे की जान बचा ली। गाड़ी संख्या 02716 थी। उसके एक फैमिली थी जिसमें एक 10 साल का लड़का, जिसकी माँ उसको अंदर गाड़ी में खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़का चढ़ नहीं पा रहा था। वो गाड़ी के साथ साथ गाड़ी रनिंग अच्छी खासी हो गई थी। मैंने देखा, मैं अपना फॉर्मेशन ले रहा था, फॉर्मेशन लेने के छोड़ के मैं उसे भागा पकड़ने के लिए, जब तक वो लड़का गाड़ी के नीचे बिल्कुल आधा जा चुका था, पैरदान के पास में वो अंदर जा चुका था। उसका हाथ पकड़, जो भी मेरे हाथ में आया, बेल्ट आई उसकी, उसको पकड़ के खींचा। मैं भी उसके साथ में गिर गया। मेरे साथी पीके भैया जी डिप्टी सीटी आई हैं, मैंने उसको बाहर खींचा, उनने उसे पकड़ लिया। और अब बात रामपुर की, जहां पर एक स्टाफ नर्स को इतना गुस्सा आया कि उसने डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। इस बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद रामपुर का जिला अस्पताल जंग का अखाड़ा हो गया और देखते देखते बात इतनी बढ़ी कि नौबत थप्पड़ तक आ गए। और किसी बात को लेकर जब विवाद हुआ तो उसके बाद की तस्वीरें हैं। थप्पड़ जड़ दिए गए, डॉक्टर को नर्स ने ही थप्पड़ जड़ा, लेकिन नर्स ने डॉक्टर को थप्पड़ जड़ा। रामपुर की तस्वीरें हैं जहां नर्स ने डॉक्टर को मारा। अमूमन तमिल जो तीमारदार पहुंचते हैं उनके विवाद की तस्वीरें आती हैं, लेकिन यहां पर उल्टा है। नर्स ने डॉक्टर को थप्पड़ जड़ा। क्या विवाद हुआ था ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन बेहद गुस्से में थी नर्स, बेहद गुस्से में थी और थप्पड़ जड़ने के बाद भी वो रुकी नहीं, लेकिन किसी तरह वहां पर मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला। और अब कासगंज की बात करते हैं, जहां पर सहावर थाने के हाजीपुर पोलिंग स्टेशन पर प्रधान पद के प्रत्याशियों के बीच बवाल हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चल गए। तो जो तीसरे चरण का मतदान था काफी हंगामेदार रहा और उसी की एक और तस्वीर कासगंज से सामने आई है, जहां पर प्रधान पद के प्रत्याशियों के बीच बवाल हुआ और पुलिस पर आरोप लग रहे हैं यहाँ पर पक्षपात के। तो उदय भान सिंह राजपूत के पहुंचने पर अमानपुर विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह के बेटे बल्लू और उनके समर्थकों पर उदय भान को पीठासीन अधिकारी के सामने पीटने और बंधक बनाने का आरोप है। विधायक यहां पर जाकर अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहे थे। विधायक के परिवार के सदस्य विजेंद्र प्रताप सिंह थे उदय भान सिंह के सामने प्रधान पद के प्रत्याशी, और विधायक अपने समर्थक के पक्ष में पक्षपात करने पहुंच गए। विरोध करने पर उदय भान के परिवार के लोगों पर ईंटों और डंडों का इस्तेमाल हुआ और आरोप ये लग रहा है कि पुलिस ने भी विधायक का पक्ष लिया। देवेंद्र प्रताप सिंह विधायक जी हैं, हम पोलिंग पे एजेंट थे। कौन सी पोलिंग पे? ऊंचा गांव वाली पे जी। तो हमारे को ये जानकारी मिली कि हाजीपुर की पोलिंग
कैप्चर हो रही है जी तो हम लोग वहाँ पर अपने गए देखने के लिए। जी। तो विधायक जी के लड़के ने वो बल्लू उसने मतलब जो है जैसे ही हम स्कूल में प्रवेश करने को हुए तो मारना तोड़ना शुरू कर दिया। और हमारे बड़े भाई देवन सिंह प्रधान अभी भी उन्होंने बंद कर रखा है। और अच्छा, यहाँ मौके पे पुलिस भी आई। तो पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहा, बिल्कुल पुलिस प्रशासन तो बिका हुआ है। और अब तस्वीरें आपको आगरा की दिखाते हैं, जहां पर बांके बिहारी गैस प्लांट के मालिक के साथ मारपीट हो गई। उसे बस्ती में घेर कर उसकी गाड़ी पर पथराव किया गया। गैस प्लांट के मालिक पर कालाबाजारी का आरोप, ऑक्सीजन की कालाबाजारी की वीडियो बनाने को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद हुआ। और ये विवाद की तस्वीरें आपके सामने। प्लांट मालिक ऑक्सीजन की, यानी कि इतने संवेदनशील वक्त में आरोप है कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी की गई, इस तरह के आरोप, और उसके बाद घेर दिया गया। ये गाड़ी का तो मेरे पैर पे गाड़ी चला रही। और इसी आगरा में शहीद नगर स्थित उपाध्याय हॉस्पिटल में मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलने पर उनके परिजनों ने देखते ही देखते बवाल बढ़ गया। तो ये देखिए तस्वीरें गवाही देती हैं कि मामला ठीक नहीं है, लेकिन दावे बड़े बड़े जारी हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। तो सवाल ये है कि जब ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो फिर क्या इन लोगों को ये शौक चढ़ा है कि आधी रात को ये सड़क पर हंगामा करेंगे? ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं मिल पाएगा, कुछ भी नहीं है। मुजफ्फरनगर में मेडिकल कॉलेज में भी हंगामा हो गया। यहाँ पर एक मृतक के परिजन इस बात पर भड़क गए कि कोविड पेशेंट की डेड बॉडी नहीं थी। परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। मंसूरपुर क्षेत्र के बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला है। मरीज के जो परिजन हैं वो चाहते थे कि शव उनको दिया जाए, मृतक का शव नहीं दिया गया तो इस पर हंगामा खड़ा किया गया। और अब बात ग्रेटर नोएडा की, जहां पर एक फोम की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग किस कारण से लगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तो देखिए ग्रेटर नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक फोम फैक्ट्री में आग लगी है। हालांकि आग के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन आग कितनी भयंकर है आप इस धुएं के गुबार को देखकर समझ सकते हैं। काफी देर तक भीषण आग लगी रही। हरदोई में एक मेले के दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा। एक तरफ कोरोना का कहर जारी है, दूसरी तरफ ये लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर मामूली बात पर मारपीट भी हुई। और आप देखिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब क्या होता है, कोरोना क्या होता है, लोगों की जो जिंदगियां खत्म हो रही हैं इन लोगों के जहन में वो भी नहीं। किस कदर भीड़ जुटी है वो आप देख सकते हैं। ये मेला है, एक तरफ लोगों की जान जा रही है, दूसरी तरफ मेले आयोजित किए जा रहे हैं और लोगों की भीड़ जुट रही है। और कासगंज में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद परिवार के लोगों ने जमकर लाठी डंडे चले। इस खूनी संघर्ष में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 12 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि अलग अलग प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने को लेकर परिवार के अंदर ही विवाद हो गया था और लाठियां चल गईं। तो ये पंचायत चुनाव की रंजिश है और जो खूनी इतिहास है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो ये हालात है। इन सब के बीच अब पूर्वांचल की खबरों को फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में कोरोना के बाद से हालात खराब हो गए। यहाँ पर एक कोरोना मरीज ने तड़प कर सड़क पर दम तोड़ दिया। उसके बाद सड़क पर परिजन लाश लेकर रोते रहे और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाजीपुर में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के लिए एक मल्लयुद्ध होता दिखा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मऊ के सदर अस्पताल स्थित इमरजेंसी वार्ड में देर शाम को 8 बजे कई मरीजों के ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए। इसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। मरीजों के तीमारदार ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भटकते दिखाई दिए। भदोही के एक हॉस्पिटल के संचालकों की ओर से बड़ी संख्या में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करवाकर फ्री में दिए जा रहे हैं। यहां पर कोविड के जो मरीज हैं उनको बड़ा फायदा मिल रहा है। महाराजगंज में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 139 कोरोना के नए मरीज सामने आए।
136 लोग इलाज के बाद ठीक होकर घर भी लौटे हैं और यहां पर एक्टिव केसेस की संख्या 1021 हो गई है। बस्ती में कोरोना तेजी से फैल रहा है। 24 घंटे में यहां पर 146 कोरोना के नए मरीज सामने आए और अब तक यहां पर कोरोना के 132 लोगों की मौत भी हो चुकी है और यहां पर कोविड पॉजिटिव मरीजों की बात की जाए तो संख्या 7,800 के पार पहुंच गई है। आजमगढ़ के मंडली चिकित्सालय में गंभीर हालत में लाए गए मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद वहां पर बवाल मच गया। मरीज के परिजनों ने फार्मासिस्ट से मारपीट कर दी। वहीं घटना के बाद डॉक्टर्स में आक्रोश। वाराणसी में वीकली लॉकडाउन के बाद बाजार खुले तो बाजार में भीड़ दिखाई दी। ऐसे में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यहां पर लगातार केसेस भी आ रहे हैं और आगे और हालत खराब हो सकते हैं। ऐसे में लोगों को सचेत रहना होगा। जौनपुर के 2 मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग हुई। जलालपुर ब्लॉक के वार्ड नंबर 25 के मतदान स्थल 120 और 121 पर दोबारा वोटिंग हुई। यहां पर पहले हुई वोटिंग में गड़बड़ी सामने आई। सिद्धार्थनगर में नाबालिग से मतदान कराए जाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिर्जापुर में पंचायत चुनाव में मतदान के दौरान जमकर बवाल हो गया। यहां पर गमापुर गांव में कंपोजिट विद्यालय पर बने पोलिंग बूथ पर वोटर लिस्ट में नाम न होने पर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। संत कबीरनगर में चुनावी रंजिश को लेकर युवक की हत्या हुई और युवक के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी हत्या की गई, ऐसा आरोप लग रहा है। फिलहाल पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ग्रामीण जो इलाके में पंचायत चुनाव हुए उसमें हर जगह हंगामे की तस्वीर देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर अपडेट है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच लगातार दूसरे दिन थोड़ी राहत भरी खबर आई। रविवार के मुकाबले सोमवार को तकरीबन 2000 मामले कम आए हैं। आज 33,574 मामले सामने आए जबकि कल 35,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। वहीं प्रदेश में पहली बार एक दिन में 26,719 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए। वहीं राजधानी लखनऊ में लगभग 2 हफ्ते के बाद मामले 5,000 से कम सामने आए हैं। वहीं लखनऊ में सोमवार को 4,566 नए मामले सामने आए जबकि 6,037 लोग लखनऊ में कोरोना से रिकवर हुए। संक्रमित लोगों में से 11,414 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,86,346 सैंपल्स की जांच की गई। वैक्सीनेशन का कार्य भी निरंतर चल रहा है और अब तक 97,83,416 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है और 20,464 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है। अब तक कुल मिलाकर 1,17,83,880 डोजेस लगाए जा चुके हैं। और अब बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर से टीम 11 की बैठक करने वाले हैं और ये बैठक होगी सुबह 10:30 बजे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होने वाली है। आज अधिकारियों को कुछ नए दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब ये नए दिशा निर्देश क्या होंगे, उनका इम्पैक्ट आप पर क्या होगा, वो आपसे कितने जुड़े हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज की मानी जा रही है टीम 11 की। तो पूरे कोविड काल में टीम 11 की बैठक मुख्यमंत्री ने की है, लेकिन आज कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं लखनऊ का। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, जिस तरीके से लगातार स्थितियों को संभालने की कोशिश की जा रही है, यहां तक ताकीद आई कि कोई भी मिसकम्युनिकेशन नहीं करेगा, सोशल मीडिया पर गलत चीजें नहीं लिखेगा, लेकिन क्या हालात सुधरे हैं? क्योंकि खबरें तो अभी भी लगातार आ रही हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारपीट हो रही है, हंगामा हो रहा है, लोगों को धरना देना पड़ रहा है। जी बिल्कुल अवधेश, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर हालात वैसे ही हैं जैसे आज के 10 दिन पहले थे या 15 दिन पहले थे। स्थितियाँ इस तरह से हैं कि ऑक्सीजन के जो सप्लाई है वो सप्लाई चेन बना दी गई है। ऑक्सीजन के जो कंटेनर है वो बाहर से आ भी रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में सप्लाई पूरी तरह से पहुँच नहीं पा रही है। बलरामपुर अस्पताल में कल 10 घंटे का बैकअप बचा था और वहाँ पर स्थिति खराब है। इसके अलावा इंटीग्रल और लोहिया अस्पताल में भी ऑक्सीजन का बैकअप खत्म हो रहा है धीरे धीरे। जो नए आज 4 नए टैंकर और आने हैं, लेकिन उनसे कितनी सप्लाई हो पाएगी, क्योंकि होम आइसोलेशन के लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि लोहिया के अलावा जो बड़े अस्पताल हैं
KGMU है, बलरामपुर है, इंटीग्रल है, लोक बंधु अस्पताल है, वहाँ पर डॉक्टरों का भी संकट हो रहा है। देखिए बेड की व्यवस्था कर दी, ऑक्सीजन भी हो जाएगी, लेकिन जो डॉक्टर है लगातार संक्रमित हो रहा है। आपको बता दें कि KGMU में 600 से ज़्यादा डॉक्टर और स्टाफ संक्रमित है, जिसमें से 8 की मौत हो चुकी है पिछले 1 महीने में। इंटीग्रल में 50 से ज़्यादा डॉक्टर संक्रमित हैं, स्टाफ संक्रमित है, 1 की मौत हो चुकी है। इसी तरह से लोक बंधु में 8 डॉक्टर और 50 स्टाफ संक्रमित है। लोहिया में भी यही स्थिति है, लगातार डॉक्टर और बाहर से डॉक्टर बुलाए जा रहे हैं। आसपास के जनपदों से डॉक्टर को बुलवाया गया है इलाज के लिए, क्योंकि डॉक्टर है ही नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ भी नहीं है। अभी कल व्यापारियों ने यहाँ पर एक बैठक की है, जो लखनऊ व्यापार मंडल है सबसे बड़ा, उसके व्यापारियों ने बैठक की है। ये जो अधिकारी है ये सीएम को ब्रीफ क्या करते हैं टीम 11 की बैठक में, और क्या ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री से भी ये अफसर झूठ बोल रहे हैं? शुक्रिया विवेक आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। हरिद्वार में आज कुंभ का आखिरी शाही स्नान है। कोरोना की वजह से प्रतीकात्मक होगा शाही स्नान, इस पर सहमति बन गई थी। आज शाही स्नान में उतनी भीड़ नहीं दिखेगी जितनी बीते शाही स्नान में दिखती थी। जो 3 शाही स्नान हुए, कोविड गाइडलाइंस का साधु संत पालन करेंगे और प्रतीकात्मक तौर से स्नान करेंगे। शाही स्नान है और आखिरी शाही स्नान के दौरान हर की पौड़ी पर आप देख लीजिए किस तरह का नजारा है। कोविड की वजह से जो भीड़ होनी चाहिए थी वो भीड़ नजर नहीं आ रही। हालांकि और दिन की अपेक्षा थोड़े ज्यादा लोग आए हैं, क्योंकि चैत पूर्णिमा है और हनुमान जयंती भी है। उसमें ये महत्व होता है कि खासकर अगर माँ गंगा में डुबकी लगाकर भगवान नारायण की और विष्णु की आराधना की जाए तो सारे पाप दूर हो जाते हैं। और यही वजह है कि और दिन की अपेक्षा आज थोड़ी ज्यादा भीड़ है। लेकिन जिस तरह से चैत्र पूर्णिमा पर दूसरे महाकुंभों में, इससे पहले जो महाकुंभ हुए हैं उस दौरान भीड़ की बात करें तो यहाँ खचाखच भीड़ रहती थी, बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। लेकिन इस बार आप देखिए कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। और इसके बाद अब 9:30 बजे के बाद इस पूरे प्रांगण को, हर की पौड़ी प्रांगण को खाली कर दिया जाएगा और फिर जो अखाड़े होंगे उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तमाम अखाड़े यहाँ पर आएंगे और वो स्नान करेंगे। 9:30 बजे के बाद शुरुआत होगी। सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा स्नान करेगा, उसके बाद जूना अखाड़ा करेगा, फिर महानिर्माणी और फिर बैरागी अखाड़े स्नान करेंगे। बैरागी अखाड़े इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हनुमान जयंती पर और जो चैत्र पूर्णिमा होती है उस पर महत्वपूर्ण स्नान करते हैं, उनके लिए सबसे महत्व होता है। कुछ श्रद्धालु आए हैं, अलग अलग प्रदेश से आए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं भाई साहब? हम आसनसोल। आप सिर्फ यही स्नान करने आए थे? हाँ, यही स्नान करने आए। कोविड भी चल रहा है, कुछ दिक्कत हुई आने में या सामान्य रूप से आ गए? हम लोग वहाँ से RT-PCR टेस्ट करा के आए हैं। उनके साथ ही आए हैं, हम लोग आसनसोल से आए हैं। इतना चलना था हरिद्वार तो अभी नहीं देखा। हमारे संवाददाता पंकज की रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त लाइव पंकज हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। पंकज, अब सवाल ये है कि आखिर शाही स्नान और कहा गया है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन होगा, भीड़ नहीं होगी, तो भीड़ नहीं होगी इसके लिए क्या प्लानिंग है? कैसे साधु संत आएंगे, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर पालन होगा, और आम लोगों के लिए क्या व्यवस्था? क्या आम लोगों को आज के दिन इजाजत होगी वहां पर घाटों पर स्नान करने की या फिर नहीं? राजीव, देखिए अभी आम श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं हर की पौड़ी पर। ब्रह्मकुंड पर तमाम श्रद्धालु पहुंचे हैं और दिन की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा भीड़ है और थोड़ी दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह का अभी पालन नहीं किया जा रहा है। लोग आ रहे हैं बेरोक-टोक और स्नान भी कर रहे हैं। हर की पौड़ी पर ये मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं ये देख रहे हैं श्रद्धालु की किस तरह से और दिन की अपेक्षा ज्यादा भीड़ रही है। हालांकि थोड़ा पुलिस है वो अपने हिसाब से लोगों को समझा भी रही है, कह भी रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ हर की पौड़ी पर देखिए लोग बिना मास्क के, बिना उससे ही घूम रहे हैं, तो ये बड़ी गंभीर बात है कि लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब क्योंकि 9:30 बजे तक यहाँ आम श्रद्धालु को स्नान के लिए राजी कह दिया गया है कि आम श्रद्धालु या 9:30 बजे तक स्नान कर सकेंगे और 9:30 बजे के बाद अखाड़ों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और अखाड़ों ने मेला प्रशासन को यह आश्वासन दे दिया है कि उनकी तरफ से 100 श्रद्धालु आएंगे। जो सन्यासी अखाड़े हैं उनकी तरफ से 100 श्रद्धा 100 ही संत यहाँ पाएंगे स्नान करने के लिए। और इस बार बैंड बाजा, गाड़ियां और तमाम जो नागे साधु आते थे वो नहीं होंगे सन्यासी अखाड़ों के साथ। बैरागी अखाड़े और उदासीन अखाड़ों की बात करें तो उनकी तरफ से संख्या कुछ ज्यादा रहने की उम्मीद है क्योंकि उनके लिए हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा का काफी महत्वपूर्ण स्नान होता है। और इससे पहले जो भी कुंभ हुए हैं उन्होंने बड़े शाही अंदाज में यहाँ पर स्नान किए हैं, इसलिए बैरागी अखाड़े नाराज भी हैं। और एक अपडेट और मैं दर्शकों को बता दूं कि बैरागी अखाड़े थोड़े नाराज हो गए हैं। उन्होंने अखाड़ा परिषद से अलग होकर एक दूसरा परिषद बना दिया है। ये नाराजगी इसलिए क्या बता रहे कि बैरागी अखाड़े नाराज हो गए। पंकज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहने के लिए कह तो दिया गया है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन होगा, लेकिन सुबह सुबह जो तस्वीरें आई हैं, जो आपने देखी भी हैं, कहीं गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है।